हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 20.27 पे। तो आपका जो BD 201 था, नॉलेज एंड करिकुलम, कल समाप्त हो गया। आज आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इसके यूनिट फर्स्ट के सारे प्रश्नों का समावेश है इस वीडियो क्लास में। B.Ed सेकेंड ईयर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और आपका आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। बाकी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस एक है। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर जिसका है B.Ed सेकंड ईयर, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वाली, जिसका आपका एग्जाम है 29 अप्रैल से। 29 अप्रैल को आपका पहला पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का। बाकी आगरा यूनिवर्सिटी की डेट शीट अभी आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द डेट शीट आने वाली है। ठीक है, बाकी B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर आगरा यूनिवर्सिटी, आपकी क्लासें भी बस 5-6 दिन के बाद लगेंगी। एक एक मैंने यूनिट डाल रखी है, जैसे कि CD चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक वीडियो मैंने डाल रखी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि अभी B.Ed सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम है, तो इसलिए इस पर थोड़ा फोकस है। ठीक है, आपकी जो आगरा यूनिवर्सिटी की साइट है, B.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी जो आगरा यूनिवर्सिटी की साइट है उस पर काम होना स्टार्ट हो गया है, साइट ओपन हो गई है। ठीक है, बहुत जल्द आपको डेट शीट देखने को मिलेगी B.Ed फर्स्ट सेम की, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये कार्रवाई होगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा आप लोगों की वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्द 7 से 8 दिन के अंदर आपका भी कार्यक्रम शुरू करा दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बाकी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 BD 202 यूनिट फर्स्ट के सारे MCQ क्वेश्चन। टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, यूनिट है 1 है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आकलन शिक्षण अधिगम की सॉरी आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ऑप्शन आ हो जाएगा सही। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये संक्षिप्त होता है। आकलन के प्रकार हैं, तो फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का मतलब है आपका रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव को कहते हैं आपका रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। योगात्मक आकलन, इसको समेटिव कहते हैं इंग्लिश में, समेटिव, समेटिव आकलन। और आपका उभयनिष्ठ आकलन, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। योगात्मक आकलन होता है वो आपका अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा जब होती है तब किया जाता है, लेकिन जो फॉर्मेटिव होता है वो बीच बीच में लिखते रहते हैं, जैसे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो ये रचनात्मक आकलन होता है। और जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें रचनात्मक जो आकलन है, फॉर्मेटिव आकलन है, इसी को वरीयता दी गई है। आकलन की विशेषता है, आकलन की विशेषता है तो प्रयुक्त सभी आकलन की विशेषताएं हैं, पढ़ लीजिए आप लोग, देख लीजिए। आकलन का क्षेत्र है, आकलन का क्षेत्र है, उसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती हैं। आकलन की यह परिभाषा दी है प्रोफेसर SK दुबे ने। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है, तो उपयुक्त सभी सिद्धांत हैं, जैसे कि छात्र सहभागिता, प्रभावी पृष्ठपोषण और शिक्षण समायोजन। आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों अलग रूप में होकर या पृथक रूप में ना होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन आकलन को इस प्रकार परिभाषित किया है किसने? श्रीमती RK शर्मा ने।
आकलन का पैमाना है नापित मापन, अंतराल मापन, क्रमिक मापन या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आपका सी टेट में ये आया है क्वेश्चन, सी टेट 2012 में ये क्वेश्चन आया था। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां या विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सा हो जाएगा इसका राइट। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परपुष्टि भी करता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह रिक्त स्थान क्या कर रहा है? तो रिक्त स्थान में आएगा आपका सीखने के लिए आकलन। आकलन बच्चों का केवल श्रेणीकरण करने। अच्छा, आकलन क्या होता है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो बच्चों का केवल श्रेणीकरण करने और नाम देने या उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है? नहीं, गलत हो जाएगा ये आपका गलत है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, फिर आपका इसमें दो क्वेश्चन, उसमें दो ऑप्शन और हैं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, बिल्कुल गलत। तो सीखने में सुधार का एक तरीका है, तो ये सही हो जाएगा द। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? यह होता है प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। निम्न में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? राइट आंसर इसका है बा। शिक्षक विद्यार्थियों, कौन सा क्वेश्चन है ये? एक मिनट, ये वाला हो गया, ये हो गया 18वां। अच्छा, 18वां है। निम्न में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ब। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बाकी लोग, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। निम्न में से कौन कौन एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा द। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? तो यह करता है सीखने का आकलन। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है?
तो आपका सत्र परीक्षा उपकरण नहीं है ये, क्योंकि सत्र परीक्षा होती है किसके अंतर्गत? ये होती है आपके समेटिव आकलन जो होता है, यानी योगात्मक आकलन के अंतर्गत। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है ऑप्शन सा, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो जा सकता है। व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। ऑप्शन बा हो जाएगा सही। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है किससे? आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्यों से। कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा द राइट आंसर, संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है आपका बाह्य या बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। किसके अतिरिक्त? तो कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह किसके समान है? सीखने का आकलन के समान है। निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द है इसका राइट आंसर, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो ये नहीं है, क्योंकि क्रम कभी नहीं देना है, ठीक है स्टूडेंट्स को। तो नेगेटिव का हो जाएगा नेगेटिव। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, यह विचार है किसका? तो ये विचार है करलिंगर का। मापन उन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह विचार है किसका विचार है? तो ये विचार है स्टीवेंसन का। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है मापन की प्रक्रिया है, इसे मापन कहेंगे। मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, तो ये विशेषता नहीं है, भविष्यवाणी नहीं होती। मापन से केवल अंक प्रदान करता है, मापन का क्षेत्र सीमित है, और मापन जो होता है मात्रात्मक होता है। मापन की भूमिका है, तो ये मापन की भूमिकाएं दी हुई है उपयुक्त सभी देख लीजिए। मापन के प्रकार की दृष्टि से चर वेरिएबल के प्रकार हैं, वेरिएबल के प्रकार हैं, दोनों हैं गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों हो जाएंगे गुणात्मक और मात्रात्मक चर। मापन के अंतर्गत छात्रों के एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। मापन के प्रकार है नामित एवं क्रमिक मापन, आंतरिक एवं आनुपातिक मापन, तो दोनों ही सही हैं। मापन का शिक्षा में महत्व है, तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे देख लीजिए। निम्न में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अनुपात। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी, यह कथन है रॉस का। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया? मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किया कैटल ने। बुद्धि का तरल मोजक भी कैटल ने दिया। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है मापन। मापन के कार्य हैं निर्देशन, परामर्श, तो दोनों ही हैं। मापन पूर्णतः होता है, तो ये होता है वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या अनिश्चित, तो मापन पूर्णतः अनिश्चित होता है।
मापन का उपयोग किया जाता है तो छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, प्रशासनिक, शैक्षिक और निर्देशन कार्यों में। निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो ये दी आपकी रॉबर्ट ग्लेसन। भौतिक मापन है स्थिर, भौतिक मापन है स्थिर। मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वमानक शब्द का प्रयोग किया रेमंड कैटल ने। कक्षा उन्नति का प्रमुख साधन है तो वार्षिक परीक्षा। मापन का मुख्य गुण है मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। मापन होता है तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरीके का मापन होता है। इंटेंसिव मापन किसने दिया था? तो इंटेंसिव मापन दिया रेमंड कैटल ने। शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? शैक्षिक मापन के प्रकार हैं 3। इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है तो सभी सही है, सलाह देना, निदान करना और कंपेयर या तुलना करना। शैक्षिक मापन के चर हैं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। कितनी बार आए भाई? वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। यह कथन है जेसी ननले का। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है, कौन सा लघु रूप है? तो ये है मापन। मापन है पाठ्य वस्तु केंद्रित, परिणाम केंद्रित या दोनों सही है? तो वही पाठ्य वस्तु केंद्रित है मापन। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। कथन है किसका? कथन है जेसी हेल्ड क्या है? जेसी हेल्म स्टेडेटर का। जेसी हेल्म स्टेडेटर। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं तो प्रतीक, विषयी और नियम या मान्यता, ये सारे तत्व होते हैं। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो ये बतलाए हैं एमएस स्टीवेंसन। मापन के स्तर कितने होते हैं? मापन के स्तर हैं 4 स्तर हैं मापन के। सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? गुणात्मक चर या मात्रात्मक चर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मात्रात्मक चर में आते हैं सतत और असतत। इनमें से किस में गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती? नामित और क्रमित या आवा दोनों? तो दोनों में ही नहीं मिलती। वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, नामित, क्रमिक, अंतरित या आनुपातिक? तो ये है आपका राइट आंसर। की जा सकती हैं तो ये हो जाएगा आपका आनुपातिक। सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है आनुपातिक। सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है, अच्छा ऐसा है, देखो सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है तो ये हो जाएगा आपका आनुपातिक। और सबसे कम पूछे अगर सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन तो ये हो जाएगा आपका नामित। आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है जोड़ व घटाव दोनों की जा सकते हैं। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रमिक स्तर पर। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये हर्बर्ट ने दिया। आनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? तो होता है ज्यामितीय औसतांक। अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। उपयुक्त सभी महीने, वर्ष, सप्ताह।
मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं 4 स्तरों में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है शाब्दिक मापनी। समान इकाई मापनी है अंतराल मापनी। मेरे कमरे की लंबाई 6 मीटर 6 फुट 3 इंच है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 फुट 6 इंच से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? तो आनुपातिक मापन है। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? तो ये अनुपात स्तर पर संबंधित नहीं है। तापमान का मापन उदाहरण है, कौन सा है तापमान का मापन? तो यह है आपका अनुपात। घड़ी का समय उदाहरण है अंतराल मापनी। थर्मामीटर उदाहरण है अंतराल मापनी का। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देती, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन है बेसले का। ईबी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन व्यापक है। ठीक है, ईबी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के सोपान हैं 3। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है एनसीईआरटी का। निम्न में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की योग्यता का वंचित स्तर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मानक। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है, तो ये व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दोनों। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है सार्थक ज्ञान के लिए। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है 10 भागों में। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? त्रिकोणात्मक रूप से दिया डॉक्टर बीएस ब्लूम। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य इसका भाग है। मूल्यांकन भी, अधिगम अनुभव भी है, शिक्षण अनुभव आपका हो जाएगा सही। मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। संरचनात्मक मूल्यांकन है प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार है आर.एन. वर्मा का। कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? तो ये मेल नहीं खाता है मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। यह कहा है रेमर्स एवं गेज ने। मूल्यांकन का क्षेत्र है व्यापक है। निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। किसे माना जाता है सही अंतर?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? तो ये पक्ष हैं मूल्यांकन के। मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। निम्न में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन सा तत्व नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा नियमितीकरण। 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट सेकंड नामक पुस्तक के लेखक हैं फिंडले। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है कोठारी आयोग का। निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है? छात्रों में एकता का निर्माण करना, यह मूल्यांकन का कार्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य है निर्णय। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक का भी और शिक्षण के साथ साथ जो सह शैक्षिक क्षेत्र हैं उनका भी मूल्यांकन, जैसे गेम वगैरह हैं, खेल वगैरह, ठीक है, वैसे कार होती है ना, वो जो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, क्लास भी हैं लेकिन अलग खेल वगैरह हैं, आपका एक्स्ट्रा जो सभी का मूल्यांकन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कैटेगरी में आता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। तो ये डॉट 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 में क्या आएगा? इसमें आएगा आपका सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो ये बल देता है सीखने के किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की सफलता और असफलता का अध्ययन। कक्षा नायक या उपदेशक द्वारा प्रयुक्त इस मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो यह हो जाएगा संकलित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी मूल्यांकन होता है विद्यालय आधारित। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1960 के बाद। यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन है जॉन एडम्स का। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन है डांडेकर का। मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है J.W. रिस्टन का। मूल्यांकन अनुरूप है विधि के, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विधि के। विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। सत्रांत पर किया जाना मूल्यांकन कौन सा होता है? यानी कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के प्रकार हैं प्रमाण, फिर से रिपीट हो गया तो दोनों हो जाएंगे राइट। परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं तो प्रयोग सभी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। परिमाणात्मक मूल्यांकन मापते हैं अंकित चीज़ों को या गुणों को, तो इसमें दोनों नहीं आएंगे, इसमें आंकिक चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार।
इनमें से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, तो उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं मूल्यांकन के। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मूल्यांकन के प्रकार में भी उपयुक्त सभी देख लीजिए। बहुत टाइम हो गया भाई, साक्षात आधा घंटे से ऊपर हो गया। साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार हैं? गुणात्मक मूल्यांकन के। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन है डॉक्टर पटेल का। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? तो पुनर्बलन का कार्य करता है। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? छात्रों के द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1920। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई मेहरोत्रा समिति में। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, कौन कौन से सोपान हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यानी कि आपका ये भी सही है, ये भी सही है, और इसके अलावा जो नीचे आ रहा है ये सारे ही सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। बस 2 मिनट और दीजिए। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। कौन कहता है? किसका कथन है? गुड्स का कथन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है, मूल्यांकन या मापन? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है, मापन या मूल्यांकन? कौन कर सकता है भविष्यवाणी? कोई नहीं करेगा। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है मापन और मूल्यांकन, या और व दोनों? राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन में समानता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। दोनों के अधिकांश उपकरण वनिष्ठ हैं, बालक का सर्वांगीण विकास करना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात। उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं कल यूनिट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।